मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बहुपद के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का डिफिनीशन सीखेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में जाना जाएगा। उसके बाद से सीखेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अगला चीज सीखेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चौथा चीज सीखेंगे कि बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या रैखिक बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। और पांचवा चीज सीखेंगे कि द्विघात तथा त्रिघात बहुपद कैसे लिखा जाता है, इनके लिखने का सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात, इंग्लिश में बोले तो पावर या एक्सपोनेंट, शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या बाबू, अगर किसी बीजीय व्यंजक का घात शून्य रहता है या धनात्मक पूर्णांक रहता है तो उसे बहुपद कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात सदैव अऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या, चरों का घात सदैव और ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अब देखिए बहुपद किस रूप में होता है। तो बहुपद जो होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4 x⁴ प्लस डॉट 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 an x⁴n के रूप का होता है, जहां पर a0 a1 a2 a3 ये सारी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, और जो an होता है ना, ये an है, ये वाला an ये कभी 0 के बराबर नहीं होता है, an नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उसके थ्रू पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है 2x² प्लस 5x। यहाँ पर चर जो है x है, तो चर x का घात देखेंगे तो यहाँ पे चर x का घात 2 है और यहाँ पे चर x का घात कुछ नहीं दिया है तो 1 छिपा हुआ है, यानी कि चर का घात धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो इसलिए यह बहुपद होगा। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए चर x का घात 6 है, x का घात 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर x का घात 0 छिपा हुआ है। तो जब x का घात 0 छिपा हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये भी बहुपद है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो बीजीय व्यंजक है उनमें चरों का घात शून्य हो या धनात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद होगा, तो इसलिए ये बहुपद है। यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है 3y² प्लस 1/2y है। तो यहाँ पे y का घात 2 है, यहाँ पे y का घात 1 है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा एग्जाम्पल में 2x³ प्लस x⁻² है। तो देखिए यहाँ पर तो घात धनात्मक पूर्णांक है, x का घात 3 है धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर x का घात धनात्मक पूर्णांक या शून्य नहीं है, यानी कि x का घात ऋणात्मक पूर्णांक है। जब ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगला देखते हैं एग्जांपल 5 नंबर। यहाँ पे देखिए 5x² प्लस √x है। तो 5x² प्लस √x को हम लोग लिख सकते हैं 5x² प्लस x का पावर 1/2, रूट मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पर देखिए x का घात हो गया 2 और यहाँ पर x का घात 1/2। एग्जाम या परिभाषा में क्या है, परिभाषा में है कि बीजीय व्यंजक का घात शून्य हो या धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन यहाँ पे देखिए 1/2 पूर्णांक नहीं है, 1/2 भिन्न है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 6 नंबर। यहाँ पे है 6z² माइनस 5z 4। तो यहाँ पर देखिए z का घात 2 है, z का घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो z का घात 0 होगा, तो इसलिए ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चरों का घात या तो धनात्मक पूर्णांक है और नहीं तो शून्य है। तो धनात्मक पूर्णांक और जब शून्य होता है चरों का घात तो वह बहुपद होता है। अब देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किए हैं उनमें से पहला है एक पदी बहुपद। तो वह बहुपद जिनमें पदों की संख्या 1 होती है उन्हें एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x 5 6x² 9y³
5z का पावर 4 1/2 tq। इन सभी में पदों की संख्या एक है, इसलिए ये एक पदी बहुपद होंगी। अगला है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, अर्थात वैसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या केवल दो हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x³ + 5, यहाँ पे देखिए एक पद है 2x³ और दूसरा पद है 5, यानी कि कुल पदों की संख्या 2 है, इसलिए द्विपदी बहुपद है। यहाँ 3x² + 5x, यहाँ पे पदों की संख्या 2 है, इसलिए ये द्विपदी बहुपद है। अगला है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद को बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, अर्थात वैसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल 5x² + 2x + 3, इनमें पदों की संख्या एक 5x² है, दूसरा 2x है, तीसरा 3 है, यानी कि कुल पदों की संख्या 3 है, ठीक। यहाँ पे भी देखिए एक है x⁴, दूसरा है x² और तीसरा है 2, यानी कि इनमें भी पदों की संख्या 3 है, इसलिए त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अगला देखते हैं, चौथा नंबर है शून्य बहुपद। वह बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य हो। क्या? वह बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए 0 × x² - 0 × x है, तो ये शून्य बहुपद है। यहाँ पे देखिए 0y³ - 0y² + 0y है, यानी ये भी शून्य बहुपद है, अर्थात वैसा बहुपद जिनमें चरों का सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अगला है अचर बहुपद, 5वां नंबर है अचर बहुपद, ठीक है। तो वह बहुपद जिनमें पदों की संख्या 1 हो। क्या? वह बहुपद जिनमें पदों की संख्या 1 हो तथा वह पद किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उन्हें अचर बहुपद कहते हैं। उसे इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो देखिए 8 - 7 √5 1/7 या 2/√3, ये सभी अचर बहुपद है। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या 1 है और वास्तविक संख्या भी है, ठीक है, तो इसलिए ये अचर बहुपद होगा। अब अगला देखेंगे घातों के आधार पे बहुपद के वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं, ये है घातों के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण। तो देखिए जो घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किए हैं उनमें से पहला है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्या? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2x + 7 है, तो यहाँ पे देखिए जो चर x है, चर x का घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो घात 1 होता है, तो यहाँ पे चर x का घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पे देखिए 5y + 2 है, तो यहाँ पर जो चर y है उसका भी घात 1 है, इसलिए ये भी रैखिक बहुपद है। यहाँ पे देखिए 3y, केवल 3y है ना, तो यहाँ पे देखिए y का भी घात 1 है, इसलिए ये भी रैखिक बहुपद है। और ये वाला देख रहे हैं ना, ये जो रैखिक बहुपद है 3y, ये एक पदी बहुपद भी है। और यहाँ पे जो 5y + 2 है ये रैखिक बहुपद के साथ साथ द्विपद बहुपद भी है। अब देखते हैं द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, अर्थात वैसा बहुपद जिनमें चरों का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5x² + 2x + 3 है, यहाँ पे जो चर x है यहाँ पे इसका अधिकतम घात 2 है, देख रहे हैं ना, अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे चर t है, t का अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये भी द्विघातीय बहुपद होगा। यहाँ पे भी चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे y का घात 2 है, y का घात 1 है, तो अधिकतम घात 2 है, यानी द्विघातीय बहुपद होगा। अगला है त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद है तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है 4x³ + 5x² + 4x + 6। अब देखिए यहाँ पर x का जो अधिकतम घात है 3 है, ठीक, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है। तो अब देखिए कि यहाँ पे x का अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद होगा। अगला है 5x³, यहाँ पे x का अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद होगा। अब ये त्रिघात बहुपद है, ये एक पदी बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या 1 है, इसलिए ये एक पदी भी बहुपद है, ठीक है। त्रिघात बहुपद और एक पदी बहुपद दोनों है, ठीक। अगला देखना है चतुर्थ घातीय बहुपद या चौघात बहुपद। तो देखिए 4 घात वाले बहुपद को
चतुर्थ घातीय बहुपद कहा जाता है। कितने घात वाले? जब घातों की संख्या 4 हो तो उन्हें चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है x का पावर 4। देखिए यहाँ पे जो बहुपद है, यहाँ पे x का अधिकतम घात 4 है, इसलिए चतुर्थ घातीय या चौघातीय बहुपद है। अगला है एग्जाम्पल 5x का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे देख लीजिए इनमें चर x है, इन चर x का अधिकतम घात 4 है, इसलिए चौघात बहुपद है। अगला है 7y का पावर 4 प्लस 5y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। यहाँ पे चर y का अधिकतम घात 4 है, चर y का अधिकतम घात 4 है, इसलिए चौघात बहुपद है। अगला है √5x का पावर 4 प्लस 5। यहाँ पर भी x का अधिकतम घात 4 है, इसलिए ये भी चौघात बहुपद है। अब आगे देखते हैं एक एक बहुपद के बारे में अच्छी तरीका से देखते हैं कि इनके शून्यक कैसे ज्ञात किए जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, इनके ग्राफ कैसे होंगे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखना है बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो माना कि कोई बहुपद px है। ठीक, तो px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस anx टू द पावर n है। ठीक, तो इसमें देखना है कि इनमें पद कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए a0 है, ये एक बहुपद के पद हैं। a1x1 बहुपद के ये भी पद हैं। a2x स्क्वायर a3x क्यूब ये सारे बहुपद के पद हैं। anx टू द पावर n भी बहुपद के पद हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब और anx टू द पावर n बहुपद के पद कहलाते हैं। अब देखना है कि मान लेते हैं कि कोई बहुपद px है। ठीक, px बराबर 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 दिया हुआ है। तो इनमें कौन कौन से पद हैं? तो देखिए यहाँ पे 2x क्यूब है ना, ये बहुपद के पद हैं। 5x स्क्वायर ये भी बहुपद के एक पद हैं। माइनस 6x ये भी बहुपद के पद हैं और 8 भी बहुपद के पद हैं। यानी कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इनमें देखना है कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बहुपद के कुल पदों की संख्या 4 है। अब एक और एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि कोई बहुपद px बराबर 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इस बहुपद के कौन कौन से पद हैं, तो इस बहुपद के पद हैं 2x क्यूब और 5x स्क्वायर और 1। ये सभी बहुपद के पद हैं। और बहुपद के पदों की संख्या कितनी है? तो बहुपद के पदों की संख्या है 1 2 3। कुल पदों की संख्या 3 है। अब हमें सीखना है कि बहुपद के शून्य या शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और बहुपद के शून्य या शून्यक होता क्या है। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद के बारे में देखते हैं। ठीक, तो रैखिक बहुपद को व्यापक रूप में ax प्लस b ax प्लस b लिखते हैं। ठीक, और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। कितनी? रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या केवल 1 होती है। अब रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करना हो तो हम उसे ax प्लस b बराबर 0 लिखेंगे और ये जो b है उसको दूसरे साइड ले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस b। उसके बाद से ये जो a है उसको b की तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस b बट्टे a। तो जो शून्यक होता है रैखिक बहुपद का वो होता है x बराबर माइनस b बाई a। ये जो b है ना बाबू, देखिए यहाँ पे अचर पद है और x जो ये a है ये x का गुणांक है। तो अब देखते हैं कि कोई रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई रैखिक बहुपद है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, रैखिक बहुपद है 5x प्लस 7। इसका अगर शून्य ज्ञात करना हो तो हम इसे लिखेंगे 5x प्लस 7 बराबर 0। पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर करेंगे। अब इसे लिख सकते हैं 5x बराबर माइनस 7। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस 7 है दूसरे साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। अब इसे हम लोग लिख लेंगे x बराबर माइनस 7 और ये वाला
जाएगा 5 जाके इधर भाग हो जाएगा, तो x बराबर -7/5, यानी कि जो ये रैखिक बहुपद है 5x + 7, इसका शून्यक होगा -7/5। ठीक, अब देखना है द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद को व्यापक रूप में px बराबर ax² + bx + c के रूप में लिखते हैं, और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, जिन्हें अल्फा और बीटा द्वारा दर्शाया जाता है। और द्विघात बहुपद के जो ग्राफ होता है परवलय या वक्र होता है। जैसे मान के चले कि अगर कोई ग्राफ हम खींच रहे हैं ना, तो ऐसे ग्राफ खींचना है, तो जो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीका से होगा। ठीक, परवलय, ठीक है, ये सरल रेखीय नहीं होता है। और रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह सरल रेखीय होता है, एकदम सीधा रेखा होगा। अगर रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो एक ऐसे सीधी लाइन हो जाएंगी। ठीक, अब देखना है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है -b/a। ये जो -b होता है ना, x का गुणांक होता है, और a होता है x² का गुणांक। यहाँ पे देखिए ये -b है x का गुणांक, और ये a है x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये जो c है अचर पद है, यानी कि ये लास्ट वाला पद c होता है, और जो a है x² का गुणांक पर पहले पद का गुणांक है। अब आगे देखते हैं इनके संबंध के बारे में। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुपद है px बराबर 6x² - 7x - 3, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। वैसे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने का 3 विधि है। एक पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है श्रीधराचार्य मेथड। ठीक, तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि सीखते हैं, उसके बाद से पूर्ण वर्ग विधि देखेंगे और श्रीधराचार्य मेथड भी देख लेंगे। तो आइए पहले देखते हैं इसको। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं। ठीक, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6×3 = 18। ठीक, और ये +6 है, ये -3 है, तो -18 होगा। ठीक, अब देखिए इसको तो गुणा कर लिए, अब इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर -18 आ जाए और जोड़ने पर -7 आ जाए। तो देखिए अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे कि 6x² माइनस इस 7x को लिखेंगे -9x + 2x - 3। देखिए क्या लिखे हैं, इसको लिखे हैं -7x को -9x + 2x, यानी कि -9x में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा -7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और -9 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो जाएगा। अब देखिए हमें तो इसका शून्य ज्ञात करना है ना, तो जब शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखेंगे कि इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो आप ही बताइए कि इन दोनों संख्या में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, तो पहले तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 से दोनों में भाग लग रहा है। उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, यानी कि यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर 1 x है, तो उसमें से हम 1 x बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना। यहाँ पे देखिए 6 में से 3 निकाल लिए हैं तो 3 दूना के 6, 2 बचा, और 2 x में से 1 x बाहर निकाल लिए हैं तो 1 x बचा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। इस 9x में से 3x तो निकाल लिए हैं तो 3x से भाग देंगे तो ये बचेगा 3 3 के 9। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 2x और -3 है ना, तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ है ही नहीं कॉमन लेने वाले, तो 1 लेंगे कॉमन। ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग दिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए इनमें और इनमें क्या कॉमन है, तो इसमें भी 2x - 3 है, इसमें भी 2x - 3 है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 3x और यहाँ पे +1 = 0 बचेगा। अब देखिए अब हम इसे लिख सकते हैं 2x - 3 = 0, और दूसरा वाला को लिख सकते हैं 3x + 1 =
0। ठीक, अब देखिए ये -3 है तो दूसरे साइड जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है 2x इक्वल टू 3। अब ये जो 2 है इधर जाके भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 3/2। ठीक, तो पहला शून्य आ गया x बराबर 3/2। अब यहाँ पे दूसरा ज्ञात करते हैं, तो दूसरा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x अब बराबर -1। ये +1 है, दूसरे साइड जाएगा मतलब कि राइट हैंड साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब ये जो 3 है इधर जाके भाग हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे x बराबर -1/3। तो जो पहला शून्यक है वो हो गया 3/2 और दूसरा जो शून्यक है ये -1/3 हो गया। तो पहला शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं। क्या? अल्फा बराबर 3/2। कितना बाबू? 3/2। और दूसरा शून्यक को बीटा मान लेते हैं, तो बीटा बराबर -1/3 है। अब देखेंगे इनके शून्यकों के और गुणांकों के बीच के संबंध। तो पहले देख लेते हैं शून्यकों के योगफल के बीच के संबंध। तो लिखेंगे शून्यकों के योगफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना है बाबू? शून्यक है 3/2 और -1/3, तो इन्हें जोड़ लेते हैं, तो ये होगा 3/2 और प्लस -1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब इसे 2 से भाग देंगे 6 को, तो 2 तिहाई 6, तो 3 आ रहा है, तो 3 को गुणा कर देंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, इसे 6 से भाग देंगे, इस 3 से भाग देंगे 6 को, तो आएगा 3 दूना के 6, तो 2 को ले जाके 1 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, तो यह हो जाएगा 9 - 2 बराबर 7, अब बट्टे में 6 हो जाएगा। अब देखते हैं इसके सूत्र से, तो सूत्र याद है आप लोग को, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही। अब देखिए ये 7 है ना, b के जगह पे कितना है? 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि -7 अब बटे में a कौन होता है? तो ये जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, तो बटे में 6। और देखिए यहाँ पे सूत्र का भी माइनस है, क्वेश्चन में भी -7 है, x का गुणांक -7 और सूत्र में भी -7 है, तो सूत्र वाला -7 लगाएंगे, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 बटे 6 हो जाएगा। तो देखिए हम जो शून्यक आया था उसको भी जोड़े थे, तो 7/6 आ गया, और सूत्र से भी निकाले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ पर भी 7/6 आ गया, यानी कि संबंध सही है, आंसर सही है। ठीक, अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अगला देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए जो शून्यक दिया हुआ है, पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो 3/2 गुणे -1/3 होगा। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? -1/2। तो जो शून्यकों का गुणनफल है -1/2 है। और शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अब देखते हैं कि c का मान कितना है। तो यहाँ पे देखिए c जो है -3 है, कितना? c है -3। अब देखिए यहाँ पे तो c जो -3 है, तो -3 लिखेंगे और बट्टे में a, सूत्र क्या है? बट्टे में a है, तो a के जगह पे कितना है? x² का गुणांक 6 है, तो बट्टे में 6। अब इसे भाग देंगे तो ये भी हो जाएगा -1/2, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों सही है। तो देख लीजिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल -1/2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर भी -1/2 आ रहा है। तो ऐसे ही शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात किया जाता है।
अब देखना है कि कौन सी स्थिति में द्विघात बहुपद के शून्यक वास्तविक तथा समान होते हैं और कौन सी स्थिति में द्विघात बहुपद के शून्यक वास्तविक तथा असमान होते हैं और कौन सी स्थिति में द्विघात बहुपद के शून्यक वास्तविक नहीं होते हैं। अब उनके बारे में चर्चा करेंगे।